भाजपा मुक्त झारखंड बनाने की बात की है, क्या आपको लगता है बीजेपी की गवर्नमेंट रही है यहाँ पे 5 साल तक, मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या भाजपा मुक्त झारखंड बन सकता है? अगर आदिवासी मुक्त झारखंड की बात करते हैं रघुवर दास जी नहीं, तो अगर आदिवासी मुक्त झारखंड की बात वो करते हैं तो आदिवासी तो यहाँ पर 28% के आसपास है। और केवल 28% का इश्यू नहीं है, आदिवासी यहाँ 50,000 साल से रहा है। तो यदि वो आदिवासी मुक्त झारखंड की बात करेंगे, अगर उनको विस्थापित करने की बात करेंगे, उनकी जल जमीन जंगल को लूटने की बात करेंगे, तो जिस तरह हमने छत्तीसगढ़ से जो है और मध्य प्रदेश से बीजेपी को आउट किया है, उसी तरह हम झारखंड से भी उनको आउट करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप एक कदम आगे बढ़ाते हो आदिवासी मुक्त झारखंड की दिशा में, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं यहां पर रहूंगा और बीजेपी मुक्त झारखंड बना के दिखाऊंगा। आरएसएस को आपने बुद्धू ऑर्गेनाइजेशन कहा है, क्या कहें? देश और भारत जो देश है, देश के लोग आरएसएस को सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उसके प्रति उनके भावनात्मक एक हिंदुज्म के तौर पर उससे जुड़ा हुआ पूरा देश उससे जुड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसको माना जाता है देश में। और उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वेरियस लेवल पे काम करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है वो तो सामने निकल कर अभी तक नहीं आई है। और आरएसएस पर सबसे ज़्यादा वार भी होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है विपक्ष में, सबसे ज़्यादा आरएसएस पर हमला करती है। लेकिन आपने आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपने बुद्धू ऑर्गेनाइजेशन कहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या लगता है आपको, इसमें क्या ऐसी चीजें, प्रमाणिक चीजें नहीं है इसलिए आपने ऐसा कहा है, या कुछ चीजें इसमें कमी है जिसको लेकर आपने? देखिए, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं किसी के। और आरएसएस जो ये क्लेम करते रहा है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू नहीं हिंदुत्ववादी हैं, और वो ये कहते रहा कि भाई हम ह्यूमन रिसोर्सेस में सबसे ज़्यादा हैं। बीजेपी ने 11 करोड़ का अपना कैडर जो है वो डिक्लेयर किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास में 10 करोड़ लोग हो, ऐसा वो क्लेम करते हैं स्वयं जो है, और मानव निर्मित और ह्यूमन रिसोर्सेस में आरएसएस सबसे ज़्यादा क्लेम करता है। वो कहता है कि भाई हमने जंगलों में जाके काम किया, हमने झुग्गी झोपड़ियों में काम किया, हमने वेलफेयर का काम किया, हमारे पास में कई बौद्धिक मंच है, बौद्धिक लोग हैं, हमने इतने पीएम दिए, इतने जो है प्रेसिडेंट दिए, इतने जो है वो मिनिस्टर्स दिए हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का उदाहरण आपको देता हूँ। कम्युनिज्म को हमें मानने की जरूरत नहीं, कम्युनिज्म एक अपने आप में अलग विचार हो सकता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे टैलेंटेड पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन है। उसको किसी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ी, और किसी शाखा की जरूरत नहीं पड़ी, और जो ओटीसी कैंप होता है बौद्धिक ट्रेनिंग या साल में जो है 1 महीने का, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये अपने आप में इतना टैलेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है कि उसने चाइना को 85 करोड़ लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकाला, और आज वो अमेरिका को क्रॉस कर रहा है। तो उसको तो हिंदुत्व की जरूरत नहीं पड़ी, आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर ये सही में टैलेंटेड होता तो देश इतना पीछे क्यों है? आज $3 ट्रिलियन हमारी केवल इकोनॉमी है, और चाइना $13 ट्रिलियन पे है, यूएस $20 ट्रिलियन पे है। आज हमारे देश में कपड़ा हम एक्सपोर्ट करते थे, आज बांग्लादेश हमसे ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। आज जो टेलीविजन हम सैमसंग की लगा रहे हैं, सोनी की लगा रहे हैं, साउथ कोरिया और जापान की है। तो हमारा जो देश है उसका क्या है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट देख लीजिए, या ह्यूमन कैपिटल देख लीजिए, या गरीबी है, डिस्क्रिमिनेशन है, स्लेवरी है, जेंडर इंडेक्स, आप देखिए ना दुनिया में जितने इंडेक्सेस है उसमें भारत जो है वो पीछे जा रहा है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 100 साल होते आ रहे हैं और वो सत्ता में भी आ गया है और वो देश को चला रहा है और देश उसके सत्ता में पीछे जा रहा है, तो उसको इंटेलिजेंट कैसे कह सकता हूँ? इसलिए मैंने उनको बुद्धू कहा है। चाइना में एक बात, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं वो बेस्ट करके दिखा रही है, लेकिन भारत में जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो बेची जा रही है, इस्तेमाल, इसको लेकर काफी सारे लोग, ऑर्गेनाइजेशन के लोग सीधा आरोप लगा सीधा रहे हैं। चीज है, अंबानी, अडानी, टाटा और मित्तल को देने का ये जो है वो षड्यंत्र है। देखिए, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है वर्ल्ड की, उसमें 94 कंपनीज चाइना की है, जिसमें कि 70 से ज्यादा कंपनीज ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। अगर चाइना की गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अगर वर्ल्ड लेवल में टॉप में आ सकती है और वर्ल्ड के मल्टीनेशनल से बेहतर हो सकती है, तो भारत की क्यों नहीं? तो पहले तो हम रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रॉन्ग मैनेजमेंट से 5 साल 10 साल में उसको लॉस में लाया जाता है, उसके बाद उसको जो है वो बेचने की तैयारी करती है। तो मुझे लगता है इसके वजह से तो भारत पीछे है, तो ये नीति सही नहीं है। आपकी पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। हम अगर चाइना और इंडिया के कंपैरिजन करें तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड स्किल को और एक अच्छे माइंड को डेवलप किया जा रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ अच्छी है, लेकिन इसके तुलना में भारत में ये सारी चीज़ें नहीं है। एकमात्र यूनिवर्सिटी जो कि जेएनयू, जिसको बड़ा अच्छा माना जाता है भारत में, लेकिन उस जेएनयू में भी इस तरह से फीस वृद्धि की जा रही है जिसके खिलाफ में आप देख रहे हैं लगातार आंदोलन हो रहे। क्या कारण हो सकते हैं ऐसा कि एक जो अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसको भारत में
जो दुनिया के यूनिवर्सिटी के बाद में उसको भारत में पहले नंबर पे गिना जाता है या दूसरे नंबर पे गिना जाता है, इसके बावजूद उस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए, क्या मानसिकता है? ब्राह्मणिज्म मेंटल स्लेवरी है। ब्राह्मणिज्म यानी मानसिक गुलामी है। वो नहीं चाहते कि इस देश का जो कॉमन इंसान है, हर भारतीय जो है वो इंटेलिजेंट बने, वो टैलेंटेड बने, यही तो ब्राह्मणिज्म है। और इसी के वजह से जो है वो शिक्षा को महंगा करना चाह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो आपको नहीं बोल सकते कि आप मत जाइए। तो जो गरीब का बच्चा है, जो गांव से आया है, जो झुग्गी झोपड़ी से आया है, जो किसान का बच्चा है, जो SC/ST है, जो OBC है, माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, वो हायर लेवल पर नहीं जाएंगे पढ़ने को। तो जब टैलेंट क्रिएशन नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो फिर जो है उनका रूट बना रहेगा। तो वो तो आपको एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से पर्टिकुलरली आपको डिप्राइव करना चाहते हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी देखिए ना, आप क्या कहती है कि हम 50% तक हायर एजुकेशन देंगे। कब तक? 2030 तक। क्यों भाई 2030 तक आप 95% हायर एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? तो हमारी जो शिक्षा की जो नीति है, इसको हम पहले भी इग्नोर किया, अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, और ये डेलिबरेट है कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस और टैलेंट डेवलप ना हो। लेकिन इसका क्या नतीजा होगा? ये जो मोदी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे 2025 तक, वो आप नहीं बन सकते जब तक आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, जब तक आप इक्विटी के साथ में ग्रोथ को नहीं कर रहे हैं, यानी ग्रोथ के साथ इक्विटी नहीं कर रहे हैं, तब तक आप एक डेवलप्ड नेशन बन ही नहीं सकते। आप चाइना, अमेरिका के बराबर नहीं जा सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि आखिर में ये सब करके बीजेपी की गवर्नमेंट और RSS की सोच जो है वो भारत को आगे नहीं ले जा रही, पीछे ले जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इसका हिंदुत्व का मॉडल रिजेक्ट होगा। महाराष्ट्र से ये शुरुआत हो गई है। हमने देखा कि भले ही वो पॉलिटिकल है, लेकिन शिवसेना 30 साल रही, उसको समझ गया कि ये हिंदुत्व में कोई अर्थ नहीं है, और इसने जो है वो डिसीजन लिया। तो हिंदुत्व का जो मॉडल RSS ने क्लेम किया, बीजेपी ने क्लेम किया, वो डिफीट हो रहा है देश में। हाईलाइट नंबर 4, विजय मानकर ने कहा रामगढ़ की सभा में, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो बर्बादी है, और मोदी है तो देश का सत्यानाश है। क्या कारण है सर इसका? नहीं, उन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है। मैं कह रहा हूँ मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो बर्बादी है। क्योंकि आपका जो है 20-22 लाख करोड़ का नुकसान तो अभी कर लिया उन्होंने, जो है वो 4.5% पे GDP लाया, 45 साल की बेरोजगारी आ गई, इंडस्ट्री उद्योग बर्बाद हो गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो किसी भी फ्रंट में इंडिया जो है, जो आगे जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और ये मोदी की वजह से हो रहा है। तो मोदी है तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो बर्बादी, इसलिए मैंने ये कहा। एनलाइटन न्यूज की चुनावी यात्रा में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए एनलाइटन न्यूज के साथ। एनलाइटन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद फिर से हम चर्चा करेंगे चुनावी यात्रा जो कि एनलाइटन न्यूज की ओर से शुरू की गई है, और API के नेशनल प्रेसिडेंट जो कि इस समय हमारे साथ में है। सर, आपने झारखंड इलेक्शन में एक नीति अभिवचन जारी किया, और इस नीति के आधार पर आप फाइट कर रहे हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, जो तमाम महागठबंधन की पार्टियां के खिलाफ में आप फाइट कर रहे हैं। क्या खास है सर आपके इस नीति अभिवचन में, जो कि भाजपा का संकल्प पत्र है और बाकी पार्टियों का घोषणा पत्र है, इन सबके बीच में आपके नीति अभिवचन की क्या खास बात है? ये जो नीति अभिवचन है, ये पूरे झारखंड को जो है वो पहले 5 राज्यों में 5 साल में कैसे लाया जा सकता है, इसकी ये नीति है। इसमें कई वास्ट चीजें हैं। एक जो है जल जमीन जंगल का अधिकार जो है वो ट्राइबल्स को कैसा दिया जाए, इसके विषय में पूरा डिटेल में जो है वो लिखा गया है। पत्थलगड़ी जैसी जो रॉन्ग केसेस लगाई गई सिर्फ बोर्ड्स लिखने की वजह से, वो संविधान और मानवाधिकार और पेशा लॉ में कैसे लिखी जाए, ये एक इशू हो सकता है, पर ये तरह की नीतियां नहीं होनी चाहिए, ये इसमें सेकेंड डिटेल है। OBC का रिजर्वेशन 14% से, या कहीं कहीं 0 भी है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, वहां से पूरा 40% किया जाए, ये इसमें नीति है। गवर्नमेंट आती है तो 16(4)(a) को अमेंड करके SC/ST के साथ OBC को रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, ये इसमें नीति है। SC का रिजर्वेशन 12% तक किया जाए झारखंड में, ये इसकी नीति है। ट्राइबल्स का रिजर्वेशन 28% से ज़्यादा किया जाए, ये इसमें जो है वो नीति है। जो बजट है उसको 1.25 लाख करोड़ तक किया जाए, 85,000 करोड़ का जो कर्जा है उसको कम किया जाए, ये इसमें नीति है। और ये जो 1.25 लाख करोड़ का जो बजट है, इसको जो है 20% जो है वो OBC के लिए एलोकेट किया जाए, 8% माइनॉरिटीज के लिए एलोकेट किया जाए, और 25% से थोड़ा ज़्यादा जो है SC/ST के दोनों के लिए एलोकेट किया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ये नीति है। जो खतिया रिकॉर्ड है, जो 1908 के बाद में जो रिकॉर्ड्स बिगाड़े गए हैं, जिसके वजह से यहाँ के जो नेटिव या इंडिजिनियस पीपल है वो यहाँ के मूल रहवासी है कि नहीं, ये क्राइसिस आ सकता है, उस रिकॉर्ड को ठीक करने की जो है वो इसमें नीति है।
सरना कोड बनाने का बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है, जो ट्राइबल एक बिलीफ है, ट्राइबल नेचर बिलीफ है, ट्राइबल संस्कृति है, उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे सेंसस में अलग से आदिवासियों के पूरे देश के जो है वो उनका बिलीफ जो है, ट्राइबल बिलीफ जो है, नेचुरल बिलीफ, उसको लाया जाए, वो उसमें नीति है। और इसके साथ साथ जो है वो बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह जी को जो है वो भारत रत्न जो है वो डिक्लेयर कराने के लिए हम रिकमेंडेशन देंगे, ये नीति है। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने पर जो है हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि ट्राइबल झारखंड यानी एनवायरमेंट और ट्राइबल कल्चर का हार्टलैंड है, तो इंडस्ट्री इको फ्रेंडली होगी और ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज की जाएगी और ग्राम सभा की परमिशन के बगैर नहीं की जाएगी, ये उसका नीति है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने बिल दिया है, 2 बिल पार्लियामेंट को इंडिजिनियस राइट्स के लिए, ये करके जो है हमको अमेंडमेंट संविधान में लाना पड़ेगा, उसके बगैर जो है ये सही मायने में जो आदिवासी जमीन जंगल का मालिक है उसका वो मालिक नहीं बन पाएगा, ये नीति का पार्ट है। भारत का जो आदिवासी है वो लंबे समय से ये मांग करते आ रहा है कि जमीन के नीचे जो भी मिनरल्स है वो भी उस पर भी उसका मालिकाना हक है और ऊपर में भी जो कुछ है उसके ऊपर भी उसका हक है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं। क्या कारण हो सकते हैं और इसको कैसे मिलाया जा सकता है? क्योंकि आप भी लगातार इंडिजिनियस राइट्स से उनको कुछ अधिकार या शेयर होल्डर बनाने की बात आप करते हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि संविधान तो इसकी गारंटी नहीं देता है, संविधान इसके बिल्कुल भी उनको ये सारी चीजें देने के लिए काबिल नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं हम, क्योंकि संविधान में ये चीजें है ही नहीं है, तो उसको आप कैसे दे देंगे? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अभी प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से कोई भी एबोरिजिनल ट्राइब नहीं है, यानी कोई भी मूल निवासी नहीं है, ये एक पोजीशन है। दूसरा पोजीशन है कि 5वीं अनुसूची में आदिवासी के लैंड नॉन आदिवासी को नहीं दी जा सकती, यहीं तक लिखा गया है, लेकिन आदिवासी की जमीन के नीचे जो है उसमें आदिवासी का कोई शेयर होल्डिंग है या अधिकार है, ये नहीं लिखा गया है। और आदिवासी की जमीन के ऊपर जो फॉरेस्ट है या और कुछ है उसका भी लिमिटेड अधिकार है, वो भी पेशवा लॉ और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो तेंदुपत्ता फल फूल का जो अधिकार है वो है। अगर माइनर मिनरल्स का जो अधिकार है या रेती और बोल्डर का जो अधिकार है, तो वो जो है एक्चुअल मिनरल राइट नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा 5th शेड्यूल जो है इसकी गारंटी नहीं देता कि आदिवासी की जमीन के नीचे जो 1000 लाख करोड़ की संपत्ति है पूरे देश में, उसका जो है उसको कोई शेयर होल्डिंग मिले, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी गारंटी नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने 2 बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, एक आईएलओ कन्वेंशन 169 और दूसरा यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007। यूएन ने यह माना है कि जो भी ट्राइबल्स है दुनिया के वो एबोरिजिनल ट्राइब्स है, इंडिजिनियस पीपल है, और ये यूनाइटेड नेशंस का पोजीशन और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007 ने 5 बेसिक राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है, लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। उसके साथ 2 और है, रिकोर्स का राइट है और रिपेरेशन का राइट है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर है वो सबसे पहले जहां ट्राइबल्स रहे हुए उस पर उनका जो है वो राइट है, तो उसका शेयर होल्डिंग मिलना चाहिए। एक तो पहली बात ग्राम सभाओं को यह राइट दिया जाए कि वो डिसाइड करे कि वो देना चाहते कि नहीं देना चाहते, और अगर वो देना चाहते हैं तो उसका शेयर होल्डिंग जो भी वैल्यूएशन मिलता है 5-10% से लेकर 25% तक, वो आदिवासियों को गारंटी होना चाहिए, और तब जाके वो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, इसके मालिक बनेंगे। ये काम जब तक संविधान में प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट नहीं किया जाता, सकारात्मक अमेंडमेंट नहीं किया जाता, तब तक ये संभव नहीं है। और इसलिए मैंने जो 2 बिल दिए हैं पार्लियामेंट को कि संविधान को अमेंड किया जाए सकारात्मक रूप से, और साथ में जो पेशा लॉ है, MMDR एक्ट 1957 है, कंपनीज लॉ है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, पेशा लॉ है, ये तमाम चीजों को भी अमेंड किया जाए, तो ये सब होने के बाद ये गारंटी हो पाएगी। और इस बात को मैं बड़ी क्लियरली कह रहा हूं, आपका जो ये बिल है ये गारंटेड करता है इन चीजों को, ये उन्हीं के लिए बनाया गया उसी को गारंटी करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो पेशा लॉ में नहीं है, जो MMDR एक्ट 1957 में नहीं है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में नहीं है, जो वेरियस लैंड लॉज में नहीं है, उसी की गारंटी के लिए ये बिल। लेकिन ये बिल लागू करना इतना आसान नहीं दिख रहा उसी है, के लिए तो क्या प्रयास कर, उसी के लिए तो API लड़ रही है और API MP जिताना चाह रही है, और MP जिताने के पहले हम MLA जिताने के लिए ज्यादा सीरियस है। इंडिजिनियस राइट्स के बिल के ऊपर आपने बात की, उसके साथ साथ में एक ह्यूमन राइट्स बिल की भी आपने बात की। अगर ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से अप्लाई होगा आपके बिल के अनुरूप अगर उसको लागू किया जाता है? देखिए, ह्यूमन राइट्स तो सारे मानवों के होते हैं, सारे भारत के लोगों के होंगे। ये वो 2 बिल से जो सारे भारत को ह्यूमन राइट्स गारंटी करेंगे। यानी हमारे देश के अंदर में ह्यूमन राइट्स जो 3 तरीके होते हैं, इसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स, से तीनों को गारंटी करेंगे। और ह्यूमन राइट्स केवल गवर्नमेंट से ही क्लेम नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर से और नॉन स्टेट एक्टर से भी क्लेम होंगे।
पर्टिकुलरली जैसा अभी हाउसिंग है, हेल्थ है, सोशल सिक्योरिटी है, स्किल्स है, एजुकेशन है, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, ये तमाम चीज़ों को वो डील करेंगे। या कोर्ट्स को इंटरप्रिटेशन करते वक्त ह्यूमन राइट्स को कैसे ध्यान में लेना है, इसकी वो गारंटी करेंगे। ह्यूमन राइट्स कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ह्यूमन राइट्स का जो है वो कोर्ट होगा। हर लॉ बनते वक्त जो है वो ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन का वायलेशन होता है या नहीं, ये पहले ही देखा जाएगा पार्लियामेंट में लॉ बनने के पहले। और ह्यूमन राइट्स की कमेटी भी जो है वहां पर होगी। हर जिले में ह्यूमन राइट्स कोर्ट होगा, और अगर ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन होता है तो केवल जेल का प्रोविजन नहीं होगा, साथ में लॉ ऑफ रिपेरेशन भी होगा, यानी उसकी संपत्ति से उसको रिकवर किया जाएगा। इतना वास्ट जो है वो ये ह्यूमन राइट्स का जो है वो बिल है। जो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ लॉ होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। एनलाइटन न्यूज की खास चर्चा में अभी आपने राज्य और केंद्रीय स्तर के कुछ मुद्दों पर विजय मानकर जी के जो विचार है उनको एनलाइटन न्यूज के माध्यम से सुना। आगे हम एक इंटरनेशनल मुद्दे के ऊपर ले जाना चाहेंगे, और इंटरनेशनल मुद्दा यह है कि ग्रेटा थनबर्ग जो कि यूएन में के माध्यम से उसने एक पर्यावरण को लेकर एक बड़ा बयान दी थी और उसने सारे देशों के सरकारों की आलोचना की थी। सर मैं जानना चाहूंगा, अगर इन्वायरमेंटल पॉलिसी अगर देश दुनिया में अगर अच्छी बनाई जाए तो उसके लिए किस तरह की पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं और इन्वायरमेंट की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर इन्वायरमेंट को लेकर अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं या आपने बनाए होंगे तो पॉलिसी किस तरह की होगी और वो कैसे अप्लाई होगी? देखो, हम आज चाईबासा में बैठे हुए हैं, कोलान में, झारखंड में, और ये संदेश तो पर्यावरण का सबसे पहले आदिवासियों ने दिया है पूरे धरती को और मानवों को। इसलिए ये प्रश्न भी संयुक्तिक है। आज हम आदिवासियों के कल्चर से, कोलान से जो है ये बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है, हम धरती को बचाने की जरूरत है अभी फिलहाल में, क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था, यानी ग्रीन टेक्नोलॉजीज एनेबल्ड नहीं था, वो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड था, यानी आपके कोल और हाइड्रोकार्बन्स जो है, ऑयल, इस पर डिपेंड था। तो इसलिए जो है अभी दुनिया ये कह रही है कि भाई किसी भी हालत में हमको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है अपने टेम्परेचर को धरती के नहीं बढ़ने देना है। अगर 2 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो क्लाइमेट इरिवर्सिबल होगा, यानी वापस नहीं आएगा। इसके लिए पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी भी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई हर कंट्री को अपना अपना एमिशन जो है वो कम करना है। अभी एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, प्यूरिटी पोल्यूशन का कंसेप्ट चला था, यानी इंडियन में प्यूरिटी पोल्यूशन ऊंचा है तो प्योर है, नीचे है तो इम्प्योर है। अभी अगर मैं एनवायरमेंटलिज्म की बात करूं तो दुनिया के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट्स है, यानी वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, और जो सबसे गरीब है 50% लोग हैं वो सबसे कम धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी जो अमीर है दुनिया के वो सबसे ज्यादा धरती में पोल्यूशन फैला रहे हैं, जो गरीब है 50% दुनिया के वो कुछ भी पोल्यूशन जो है वो धरती। क्या अमीरों के लिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत है? अमीरों को जो है टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा और ग्रीन टैक्स लगाना पड़ेगा उनके ऊपर में, जो ग्रीन टैक्स लगाया जाए कि आप एसी यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ीज यूज कर रहे हैं, या कंपनीज इस तरह की यूज कर रहे हैं जहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एनवायरमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट में हवा केवल आप नहीं ले रहे, बाकी लोग ले रहे हैं। मॉडर्न जमाने के हिसाब से इसकी तो जरूरत है इंसान को। नहीं, जरूरत है तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज को इन्वेंशन करो। आप जितना धर्म पे या बाकी चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन करो। ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन हो रहा है ऑलरेडी, और वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके बिजनेस करो। ये तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज तो फ्यूचर है वर्ल्ड का जो है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये संभव है, और इसको जो है वर्ल्ड लेवल की सारी कंट्रीज मिलाकर टेम्परेचर कम करना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और ग्रीन टैक्स जो है जब तक कि ठीक नहीं होता लगाने की जरूरत है। अभी तक आपने सुना कुछ ऐसे मुद्दे जो देश और दुनिया के लिए काफ़ी अहम थे, लेकिन अब हम बात करेंगे झारखंड के चुनाव को लेकर, जिसमें एपीआई की स्थिति और राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। सर मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी है, कांग्रेस है, और उसके साथ साथ आजसू है, आरजेडी है, और भी बहुत सारी पार्टियां झारखंड में चुनाव लड़ रही। इन सबके बीच एपीआई भी अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी है, और इन उम्मीदवारों के प्रचार आप यहाँ आए हुए हैं और लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि एपीआई इन सबके बीच में कहाँ है और क्या कर पाएगी एपीआई इस राज्य में? देखिए, एपीआई जो है एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ है, बड़ी एंट्री हुई है। लगभग 40% सीटें हम यहाँ पर झारखंड में लगा रहे हैं, और कई सीटें हमारी बहुत स्ट्रांग है। 5 सीटों को हम जीतने का जो है वो उम्मीद लेकर चल रहे हैं, और 10 से 12 से 15 सीटें हमारी टफ फाइट होगी यहाँ पर जो है। और नीति के विषय में तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारा कोग्निजेंस ले रही है, और जनता के अंदर, झारखंड की जनता ये चाहती है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी पार्टी यहाँ आए, क्योंकि ये देश की सबसे इंटेलिजेंट पार्टी है, और इसका काम सारे लोगों के लिए है, ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म यानी अर्थात अनेक अंगों का यूनिक साइंस एंड सॉल्यूशंस का इसका पॉलिसी है,
साइंस एंड नॉलेज पर ये पार्टी बेस्ड है। ये पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबके डेवलपमेंट की बात करती है और विशेषता ट्राइबल राइट्स को गारंटी करती है। तो झारखंड की जनता ये चाहती है कि एपीआई जैसी टैलेंटेड पार्टी यहाँ पर हो। मैं रांची में भी रुका कुछ समय के लिए। रांची में काफ़ी इंटेलिजेंट लोग भी मुझसे मिले और सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर आप आए हैं, लेट है, काफ़ी लेट आए, लेकिन ये आपका पहला सीरियस इलेक्शन है एंड यू आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग, यानी झारखंड में आप बहुत लंबा रहेंगे और झारखंड में पार्टी रूलिंग में आएगी, ऐसा यहाँ के लोगों की मुझे पॉजिटिव होप उनके माध्यम से मिल रही है। तो अभी तो हम 4-5 सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और मेजर रोल प्ले करेंगे झारखंड। ये जो 4-5 सीटें जितने की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो टफ फाइटिंग की बात कर रहे हैं, टफ फाइटिंग किसके साथ है आपकी? जेएमएम के साथ है, जेवीएम के साथ है, बीजेपी के साथ? कहीं पर जेएमएम से होगी, कहीं जेवीएम से होगी, कहीं बीजेपी से होगी, तीनों से हो सकती है। जहां वो स्ट्रांग है उसके अगेंस्ट में एपीआई का जो है वो फाइट होगा। अगर कहीं बीजेपी है तो उसके साथ होगा, कहीं जेएमएम है तो उसके साथ होगा, कहीं जेवीएम है तो उसके साथ। अभी तो पहला और दूसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए लगभग, और दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें चरण के चुनाव है। झारखंड में अभी चुनाव का बहुत बड़ा फेज बाकी है। आपकी पार्टी इन सबके बीच में जो उम्मीदवार है उनके माध्यम से क्या कुछ जनता का जो भरोसा जीतने के लिए या उनके लिए काम करने के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके उनके बीच में जा रही है, अगर मैं जानना चाहूँ झारखंड के कंटेस्ट में? मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है कि जल जमीन जंगल का जो मालिक है वो आदिवासी को बनाना है। मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है कि अगर झारखंड मिनरल वेल्थ में पहले नंबर का स्टेट है तो यहाँ इतनी गरीबी क्यों, पिछड़ापन क्यों है? यहाँ 1.25 लाख करोड़ का बजट क्यों नहीं? यहाँ 85,000 करोड़ का कर्जा क्यों है? यहाँ पर जो है ओबीसी का रिजर्वेशन क्यों बढ़ाया नहीं जा सकता? SC/ST का क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? झारखंड वासियों को 80% लोगों को झारखंड में क्यों एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता? प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन क्यों नहीं लाया जा सकता? अगर झारखंड के अंदर में बीजेपी की गवर्नमेंट ने 550 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके रखे और लैंड बैंक बनाया ये जमीन को छीन कर देने के लिए, ये मिनरल्स को छीन कर देने के लिए, तो इसको बचाकर झारखंड के लोगों को इसका मालिक कैसे बनाया जा सकता है? ये तो बड़े अहम मुद्दे हैं। और जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा जी को भारत रत्न क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है? सरना कोड को क्यों नहीं लाया जा सकता है? तो ये तमाम जो चीजें हैं ये मेजर इश्यूज है जिसके ऊपर में हम जो चाहे वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमने यहाँ का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको चेंज किया है। जो बीजेपी यहाँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आने देना चाहती है चीजों को जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं। जो बात जेएमएम को नहीं समझ रही है, जो जेवीएम को नहीं समझी है, उस डिस्कोर्स को हमने चेंज किया है पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज के माध्यम से, और उसमें हम सक्सेसफुल हो रहे हैं और झारखंड की जनता इन बातों के ऊपर ध्यान आ गया और वो बात कर रही है। जिस बिरसा मुंडा की बात आपने की है, जिस जयपाल सिंह मुंडा की बात की, जिस सिद्धू कानू की बात आपने की है, उनका इतिहास रहा है कि वो लूट खसोट के खिलाफ में रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सरेआम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लूट खसोट करते आ रही जब से झारखंड बना है। उसी को तो आप बंद इसके करने लिए के क्या लिए कर हम रहे आए हैं। हैं? क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? उसको जो है पहले हम इलेक्शन में इसको डील करेंगे, जनता इनको जवाब देगी और अगर हमारी जो एमएलए जीते तो फिर इसमें असेंबली में जाके हम लोग इस पर काम करेंगे और आउटसाइड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर काम करेगा कि जहाँ जहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में चेक किया जाए। अभी तक जो आपकी सभाएं हुई, उन सभाओं के अगला जो पड़ाव है आपका, वो सभाएं क्या होगी और उसमें प्रमुख बातें क्या हो सकती है? और आगे आपकी जो चुनावी यात्रा है या आप जो चुनाव प्रचार के लिए जो झारखंड में उतरे हैं आप, तो कब तक ये चलेगा प्रचार का दौरा और उसके बाद में आप किस तरह से फाइट करेंगे जो आगे चुनाव होने वाले हैं? कल 3 तारीख को मेरा आखिरी जो है 2 रैलीज है और यही तमाम चीज़ें जो मैं बोलते आ रहा हूँ इसी पर मैं जो है लोगों को अपील करूँगा और उसके बाद ये मेरा दौरा जो है वो समाप्त हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर फेस के लिए कुछ लिमिटेड सीट के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं उधर जाऊँगा, अन्यथा ये जो मेजर दौरा है और मैंने जो बात बोलना था झारखंड में कंप्लीट वे में बोल चुका हूँ मेरे 4-5 भाषणों के अंदर में। और मुझे ये लग रहा है कि जो वीडियोस मेरे सोशल मीडिया में आ रहे हैं और अभी प्रेस वाले भी आए वो भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, उससे झारखंड के लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है और वो ज़रूर एपीआई को वोटिंग देंगे और इसको जिताने का प्रयास करेंगे। झारखंड चुनाव से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों पर अभी आपने विजय मानकर जी को डायरेक्ट एनलाइटन न्यूज के माध्यम से सुना। अभी मैं 2 महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से जानना चाहूंगा आपसे। पहला सवाल मेरा एक है, यह है कि आपने एक रिसर्च किया है जिसको इन्वेंशन कास्मो ह्यूमनिज्म कहा जा रहा है। आपने जो इन्वेंशन किया है कास्मो ह्यूमनिज्म यानी कि अनेक अंगों मग्गों कहा जा रहा है, उसकी एक बुक भी पब्लिश हुई है। क्या खास है इस बुक में और इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं देश और दुनिया को? देखिए, ये साइंटिफिक ह्यूमनिज्म का रिसर्च है, ये साइंस एंड सॉल्यूशंस का रिसर्च है, ये साइंस एंड नॉलेज का जो है वो रिसर्च है। दुनिया 600 साल में जो यहाँ पर आई है वो धर्म से नहीं आई है, वो विचारधारा से नहीं आई है, वो फिलॉसफी से नहीं आई है। ऑफकोर्स हो सकता है उनका भी थोड़ा थोड़ा रोल हो, लेकिन मेजर जो दुनिया यहाँ 600 साल में आई है वो साइंस से आई है। अगर साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं
एनलाइटन न्यूज़ की खबरें देखने के लिए एनलाइटन न्यूज़ इंडिया को शेयर करें, लाइक करें और कुछ अच्छी बातों को लेकर कमेंट्स करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत वेड़ची गुणवाना। मतलब कॉपरनिकल रेवोल्यूशन नहीं होता तो आज जो है हम स्टोन एज से स्पेस एज की तरफ नहीं जा रहे होते। आज हमारा जो है वो जीवन स्तर जो है वो बढ़ रहा है, हमारी लॉन्गेटिविटी आ रही है, हमारे को सुख सुविधा जो है वो आ रही है। ये सब साइंस की देन है। और साइंस ये रिलीजन ने नहीं दिया, फिलोसफी आइडियोलॉजीज ने नहीं दिया, और साइंस ने जो है वो इंसान की सोच जो है वो एविडेंस बेस्ड बनाई है, वो उसको जो है वो स्टैटिस्टिकल बेस्ड बनाई है, मैथमेटिकल बेस्ड बनाई है। और साइंस के अंदर में जिस चीज का एविडेंस नहीं, जिसका जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो है वो प्रूव नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट में जो प्रूव नहीं होती है, उसको साइंस नहीं माना जाता। तो ये जो हम इंसान है वो नेचर का पार्ट है, वो नेचर है। और नेचर जो है कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, यानी जो सृष्टि है, जो प्रकृति है और ये जो हमारी दुनिया है, ये एक कानून पर नहीं, एक लॉस पर नहीं, मेनी लॉस पर चलती है। जैसे साइंस की भाषा में मैं कहूँ तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, न्यू लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। उसके बाद में जो है बिग बैंग की थ्योरी से, जैसे मान लीजिए जो है, तो आप ये कहेंगे या जियोफिजिकल लॉज है, अगर आप अर्थ के अंदर देखेंगे तो एक लॉ नहीं है, अनेक लॉज के ऊपर में जो है वो चलती है। जेनेटिकल लॉज है साइंस के इसमें। वैसे अगर हम इंसान की बनाई दुनिया की यदि बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, एरोस्पेस के लॉज है, लॉज ऑफ सीज है। तो वो एक लॉज पर जो है दुनिया नहीं चलती है, वैसे ही एक समाधान पर नहीं चलती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर फंडामेंटल राइट्स है, तो इसके साथ में जो है वो स्टेट भी है, फिर नेशन भी है, फिर इकोनॉमिक्स की जो है वो वेरियस पॉलिसीज है, फिर एनवायरमेंटल पॉलिसीज है। तो एक पॉलिसी से, एक सोल्यूशन से दुनिया नहीं बदली हुई है। वैसे ही अगर हम नेचर की, कॉस्मोस की बात करते हैं तो आपको कॉस्मोस से ये सोल्यूशन मिल रहा है कि भाई आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जा रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग तक जा रहे हैं, या आप जो है माइग्रेशन अपनी गैलेक्सी से आगे दूसरी जगह लाइफ बनाने का जो है वो दे रहे हैं, तो वो तो आपको कॉस्मोस के लॉ से ही जो है वो सोल्यूशन मिल रहा है। तो दुनिया में धर्म क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विचारधारा क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं, भले उसमें कुछ अच्छी बात होगी, लेकिन साइंस ने इंसान को बदला है। और इसलिए ये जो मेरा इन्वेंशन है, रिसर्च है और डिस्कवरी है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का, ये मेनी लॉस की बात करता है, मल्टीपल सोल्यूशन की बात करता है, और चार चीजों से हमको ध्यान देकर ये काम करना चाहिए। ये कहता है साइंस, साइंस को आधार बनाना चाहिए, ट्रुथ, सत्य को देखना चाहिए, वो नहीं जो हम देखना चाहते, वो जो है वास्तविकता में उसको देखना चाहिए। अपने अपने चश्मों से दुनिया को नहीं देखना चाहिए, दुनिया जो सत्य है वैसे देखना चाहिए। ह्यूमैनिटी यानी मानवता को देखना चाहिए, और मानवता के अलावा ऑल अदर्स यानी जितनी जीव सृष्टि है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, जिसको हम प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ कहते हैं, उसको भी ध्यान में रखकर यदि हम मेनी लॉज और मल्टीपल सॉल्यूशंस को अगर काम करते हैं तो दुनिया बहुत अच्छे से, बेहतर ढंग से बदल सकती है, और मानव जीवन अच्छा हो सकता है, धरती अच्छी हो सकती है, और हो सकता है फ्यूचर में जो टाइप 1 सिविलाइजेशन में जाने की बात है तो उसमें भी हम जाकर अगर धरती पर कोई मेजर प्रॉब्लम आए तो कहीं और भी लाइफ बसाई जा सकती है। ये इसका जो है वो रिसर्च है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का, और ये बात करने वाला शायद दुनिया में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने कंप्लीट वे में इस रिसर्च को रखा है। अंतिम सवाल, भारत के बहुत सारे लोग और युवा वर्ग खास करके आपको एक बौद्धिक लीडर के तौर पर देख रहा है, और वो आपसे उम्मीद भी कर रहा है कि कुछ आप नया करेंगे और देश में कुछ नया होगा आपके माध्यम से, लेकिन वो नया कैसा होगा और वो नया कैसा करेंगे? अगर झारखंड को, अगर बीजेपी अगर नया झारखंड बनाने की बात कर रहे तो आप कुछ नया नाम देकर उसको जोहार झारखंड बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये नया किस तरह से करना चाहेंगे आप? देखिए नया ये है कि आप जो अभी जीवन जी रहे हैं वो बेसिकली जो है मिथ के ऊपर, रिलीजन के ऊपर और डोगमास के ऊपर जी रहे हैं। आप अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की बात यदि करूँ मैं या दुनिया की बात करूँ, तो भारत का जो ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का या इकोनॉमी का, वो कास्ट के ऊपर आधार है, वो रिलीजन के ऊपर आधारित है, वो एथनिसिटी के ऊपर आधारित है। उसको जो है हमको ह्यूमैनिज्म और साइंस के ऊपर आधारित करना, ये नई बात है। जब तक आप उसको ह्यूमैनिज्म और साइंस के ऊपर आधारित नहीं करते तब तक सही, नया बोल देने से नया नहीं बन जाएगा, उसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, उसका थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, उसका कल्चर चेंज करना पड़ेगा। तो ह्यूमैनिज्म एंड साइंस ये बेसिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके आधार पर मेनी लॉज जब लागू करेंगे, मल्टीपल सोल्यूशन जब लागू करेंगे, तो धर्म और जाति का जो भेदभाव है या जो पागलपन इंसान के अंदर आया है वो समाप्त हो जाएगा। हर इंसान इंसान होगा, और वो इंसान जो है वो सब जो है वो डेवलप होंगे,
और वो जो है साइंटिफिक थिंकिंग से, मानवतावाद से हम कैसे बेहतर इंसान बन सकते, कैसे बेहतर देश बना सकते हैं वो सोचेंगे। और अपना देश केवल बेहतर नहीं, हम दुनिया को क्या अच्छा कर सकते हैं, ये थिंकिंग भी उनके अंदर डेवलप होगी और ये कैपेबिलिटी भी जो है उनके अंदर डेवलप होगी। तब जाके न्यू इंडिया बनेगा, तब जाके मोदवेड़ची गोंडवाना यानी एनलाइटेंड इंडिया बनेगा। ये मेरा विजन है जिसको मैं करना चाहता हूँ। और इंटेलिजेंट तो मैं हुई, क्योंकि 29 साल हो गए पढ़ रहा हूँ। इंटेलिजेंट कोई नेचुरल नहीं होता है, सब इंसान पैदा हुआ है, प्रकृति ने उसको कैपेसिटी दी है, हम उसको यूज नहीं करते। मैं 29 साल से पढ़ रहा हूँ, केवल इंडिया लेवल का ही नहीं, वर्ल्ड लेवल का पढ़ाई है। इसकी वजह से ये बातों का मुझे बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग, और ये कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का जो मेरा डिस्कवरी और रिसर्च है उसके बाद ज़्यादा और क्लैरिटी। लेकिन ये नया करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस की भी जरूरत होती है, तो ये कौन सी एप्लीकेशन मॉडर्निटी के हिसाब से उसको अभी तो एप्लीकेशन का रास्ता डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स से खुलता है। यानी एप्लीकेशन करने के लिए डेमोक्रेसी का रास्ता पॉलिटिक्स का है। अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी नहीं होती तो कोई और मॉडल होता। डेमोक्रेसी में भी क्या मॉडल होना चाहिए, ये भी एक डिबेट का इशू है, उसके ऊपर में मैं एक वॉल्यूम में लिखने वाला हूँ कॉस्मो ह्यूमैनिज्म पर डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिक्स से और रूल ऑफ लॉ से ही ये रास्ता खुलता है, इसलिए पार्लियामेंट और असेंबली जाने की जरूरत है। तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकिंग में हम जो प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट लाना है वो कर पाएंगे और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज बना पाएंगे। इसीलिए हम पॉलिटिक्स में ज्यादा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। अंतिम संदेश एनलाइटन न्यूज के माध्यम से आप झारखंड के चुनाव में और झारखंड वासियों के लिए और इस देश के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस झारखंड के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, यदि जल जमीन जंगल को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है, कोर्ट को जिताना है, झीकुओं को हराना है, ये मैं कहना चाहूंगा। और जो है समतावादी सरनावादी को हम झारखंड बनाना है, विज्ञानवादी मानवतावादी झारखंड बनाना है, जोहार झारखंड बनाना है, जिसमें सबका मान सम्मान होगा, सबका विकास होगा और झारखंड वासी जो है सही मायने में यहाँ के मालिक होंगे और विशेषतः आदिवासी जल जमीन जंगल का मालिक होगा। ये मेरा झारखंड के लिए जो है वो संदेश है। और झारखंड में एपीआई की बात अगर आगे आती है, जो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की जो नीति लेकर मैं चला हूँ उसके आधार पे अगर झारखंड में बहुत अच्छा वोटिंग और कुछ सीटें जीते हैं तो ये संदेश पूरे देश को मैं देना चाहता हूँ कि झारखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और झारखंड ये प्राचीनतम सभ्यता है मध्य प्रदेश के साथ में और छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया के साथ में। यहाँ का आदिवासी 50,000 साल से सभ्यता बनाई और उस आदिवासी ने मेरी नेचर और साइंस की बात को समझा। अब ये बात मैं पूरे इंडिया में करना चाहता हूँ, तो झारखंड से मैं दिल्ली तक जो है इस बात को ले जाऊंगा। दिल्ली से फिर न्यूयॉर्क ले जाना पड़े या जिनेवा ले जाना पड़े तो उसको मैं लेकर जाऊंगा। तो ये शुरुआत में झारखंड से करना। तो ये थे एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्हें नैतिक एवं बौद्धिक नेतृत्व के साथ साथ कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अनेक अंगों मग्गों के संशोधक और प्रवर्तक भी कहा जाता है। आपने उनकी तमाम बातों को सुना। साइंस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी की बात आपने सुना, ऑल अदर्स की बात आपने सुना। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो इस देश और दुनिया के लिए जरूरी है, कुछ ऐसी ही बातों के लिए विजय मानकर जी को बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व कहा जाता है।